इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, XYZ लिमिटेड जो है वो जनरल प्रोविजन कर रहा था बैड डेट का 5% डेटर के ऊपर। लास्ट वीक के अंदर फरवरी 2021 के अंदर जो डेटर 2 लाख के थे उनको हैवी लॉस हो गया अर्थक्विक की वजह से, और ये लॉस रिकवर नहीं हो पाया है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। कंसिडरिंग द इवेंट ऑफ द अर्थक्विक को कंसिडर करते हुए XYZ लिमिटेड ने प्रोविजन बढ़ा दिया, 50% कर दिया अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर्स के ऊपर, अपार्ट फ्रॉम द जनरल प्रोविजंस ऑफ द 5% रिमेनिंग डेटर्स के ऊपर। मतलब ये जो डेटा था इसके ऊपर 50% कर दिया और बाकी के जो रिमेनिंग डेटा थे उनके ऊपर 5% रखा है। इन दी अप्रैल 2021 के अंदर जो डेटर बिकम बैंकरप्ट हो गया, कैन द XYZ लिमिटेड प्रोवाइड द फुल लॉस अराइजिंग आउट ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द डेटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। क्या जो XYZ लिमिटेड है वो फुल लॉस को प्रोवाइड करेगा? जो भी इंसॉल्वेंट डेटर हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 31 मार्च 2021 के दिन क्या वो फुल लॉस प्रोवाइड करेगा? वुड द आंसर बी डिफरेंट? क्या आंसर आपका डिफरेंट होगा अगर अर्थक्वेक जो है वो आया होता 31 मार्च के बाद 2021 एंड देयर आफ्टर XYZ लिमिटेड डिड नॉट मेक एनी स्पेसिफिक प्रोविजंस? XYZ लिमिटेड ने कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं किया है in the context that the debtors and the made only the general provision for the bad debt 5% on the total debtors. सॉल्यूशन के हिसाब से देखते हैं। एज पर द डेफिनेशंस ऑफ द इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, जो डेफिनेशन है इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एंड जो पैरा 8 है ऑफ द इंडियाज 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एडजस्टेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा फॉर द इवेंट जो कि आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में होते हैं, जो प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑफ द कंडीशंस दैट एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ऐसी कंडीशंस जो एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड पे एग्जिस्ट कर रही होती है। इन द इंस्टेंट केस के अंदर जो अर्थक्वेक है वो 1 फरवरी 2021 के अंदर आया, मतलब बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड आया। देयरफॉर जो कंडीशंस है वो एग्जिस्ट कर रही है एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, दो द डेटर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। लेकिन डेटर डिक्लेयर कब हुआ इंसॉल्वेंट? आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अकॉर्डिंगली जो प्रोविजन फॉर द बैड डेट है अमाउंटिंग 2 लाख रुपये, उसको कवर्ड कर 2 लाख रुपये जो कि कवर्ड द लॉस अराइजिंग ड्यू टू द बैंकरप्सी। मतलब ये जो 2 लाख रुपये का लॉस है जो बैंकरप्सी की वजह से हो रहा है डेटर्स का इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 के अंदर। इन दिस केस, इस केस के अंदर एज्यूमिंग किया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव किया जा रहा है अथॉरिटी के द्वारा आफ्टर द 1 अप्रैल 2021, तो XYZ लिमिटेड को प्रोवाइड करना पड़ेगा रिमेनिंग अमाउंट एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द डिक्लेरेशंस ऑफ दिस डेटर एज अ बैंकरप्ट इन केस। लेकिन अगर जो अर्थक्वेक है वो टेक प्लेस किया जाता है आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड के बाद अगर अर्थक्वेक आता है तो आफ्टर 31 मार्च 2021 के अंदर, तो एंड द XYZ लिमिटेड हैड नॉट मेड एनी स्पेसिफिक प्रोविजन, और XYZ लिमिटेड ने कोई प्रोविजन नहीं बनाया डिटेल्स को लेकर, तो उसको डिक्लेयर तो हु वॉज डिक्लेयर बैंकरप्ट ऑन लेटर ऑन सिंस द अर्थक्वेक अकर्ड आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब अर्थक्वेक कब आया? आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड में आया। नो कंडीशंस, इसका मतलब कि कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। तो कंपनी है उसको सिर्फ जनरल प्रोविजंस बना के रखना पड़ेगा फॉर द बैड डेट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द business without taking the recognitions of the catastrophe situations of an earthquake. Accordingly, the bankruptcy in the details in case of the non-adjustment event, मतलब ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। ऊपर वाले क्या था, जब हमको पता चल गई थी ऐसी कोई इवेंट कंडीशंस, तो वो क्या था? तो एडजस्टिंग इवेंट था, वहाँ पर प्रोविजन बना के रख देना पड़ता था। यहाँ पर तो 31 मार्च के बाद, मतलब अर्थक्वेक कब आया था उसके बाद आया था, तो यहाँ पर क्या होगा? तो हमारे पास कोई इवेंट की कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं कर रही थी बैलेंस शीट डेट पे, तो ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट हो जाएगा। एज द पैरा 21 ऑफ द इंडिया एस 10 के हिसाब से अगर नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट होता है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मटीरियल होता है, उसकी नॉन डिस्क्लोजर्स could be influence the economic decisions that the users make based on the financial statement। अगर जो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट होता है और उसकी जो रिपोर्टिंग पीरियड मटेरियल होती है, तो जो नॉन डिस्क्लोजर्स की वजह से अगर हम इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो इन्फ्लुएंस कर देगा वो इकोनॉमिक डिसीजन यूजर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे जो लेते हैं। अकॉर्डिंगली उस वजह से एंटिटी को सिर्फ डिस्क्लोज करना पड़ेगा फॉलोइंग फॉर ईच मटेरियल कैटेगरी।
मतलब भले ही ये नॉन एग्जिस्टिंग है लेकिन उस एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर वो मटेरियल कैटेगरी में आता है नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट, तो क्या क्या चीज़ों को रिपोर्ट करना पड़ेगा, नेचर ऑफ द इवेंट, क्या इवेंट था, उसकी एस्टिमेट क्या थी ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट, मतलब उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, उसकी एस्टिमेट देना पड़ेगा। या तो अगर स्टेटमेंट दैट सच एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड, मतलब अगर आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो तो उसका स्टेटमेंट दे के बताइए कि क्या इफेक्ट आएगा इसका। इफ़ द अमाउंट ऑफ द बैड डेट इज़ कंसिडर्ड टू बी मटीरियल, अगर बैड डेट की अमाउंट मटीरियल लगती है तो द नेचर ऑफ इट्स नॉन एडजस्टमेंट इवेंट, दैट इज़ द इवेंट ऑफ द बैंकरप्सी ऑफ द डेटर्स, मतलब अगर आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो कि कितनी अमाउंट का लॉस हो रहा है, तो जो नेचर है नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट का, मतलब कि बैंकरप्सी डेटर की हो चुकी है, उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ द सेम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Illustration 6 देखते हैं। द कंपनी हैज़ इन्वेंटरी ऑफ 100 फिनिश कार्स एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2022। कंपनी के पास 100 फिनिश कार है, इन्वेंटरी में पड़ी है 31 मार्च 2022 पे। विच आर हैविंग द कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है, 4 लाख ईच। 30 अप्रैल 2022 के दिन नया गवर्नमेंट के रूल्स आ गए, हाई रोड टैक्स आ गया एंड पेनल्टीज आ गई, जो कि पेड करनी पड़ेगी किसके द्वारा, बाय द बायर्स फॉर सच कार विच were already expected to come and hence the selling price। और उस वजह से ये नए गवर्नमेंट के रूल की वजह से सेलिंग प्राइस जो कार की थी वो कम डाउन हो गई एंड जो डिमांड थी ऑफ सच वो भी ड्रास्टिकली उसके अंदर भी डिक्रीज आ गया, ड्रॉप डाउन आ गया। जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी हो गई, 3 लाख ईच के हिसाब से हो गई। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी 21-22 का वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। शुड द कंपनी वैल्यूड, क्या कंपनी ये जो वैल्यू के अंदर कार पड़ी है इसके स्टॉक्स को 4 लाख पे वैल्यू करेगी, या तो क्या उसको 3 लाख पे वैल्यू करना चाहिए। इग्नोर कर दीजिए कोई भी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो भी नेसेसरी होती है सेल्स के लिए उसको। इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड प्रोवाइड द एविडेंस, जो भी इवेंट रिपोर्टिंग पीरियड के बाद होता है अगर वो एविडेंस प्रोवाइड करता है कि जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द कार्स है एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड देयरफॉर द अमाउंट ऑफ द 3 लाख रुपए शुड बी कंसिडर्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक, मतलब हमको एनआरवी मिल गई, हाँ मिल गई, तो एनआरवी के हिसाब से आप वैल्यू कर दीजिए। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 7। इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। एबीसी लिमिटेड ने परचेस किया है न्यू मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 21-22 के अंदर। असेट जो है वो फाइनली इंस्टॉल किया गया है एंड मेड रेडी किया गया है, यूज्ड 15 मार्च 2022 तक। However, the company involved in the installation and training, which was also the supplier, has not yet submitted the final bills for the same। मतलब अभी तक फाइनल बिल नहीं आया कि कितने की मशीनरी हमको पड़ रही है इंस्टॉलेशन के साथ, वो अभी तक हमको पता नहीं चला है। कब तक, 15 मार्च 2022 तक। द सप्लायर ऑफ द कंपनी सेंड द बिल, सप्लायर ने कब बिल भेजा, 10 अप्रैल 2022 को बिल भेजा। व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट येट अप्रूव्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ था। शुड द कंपनी एडजस्ट, क्या कंपनी एडजस्ट करेगी इस अमाउंट को कैपिटलाइजेशन इन द ईयर 21-22 के अंदर या तो 22-23 के अंदर, किस साल के अंदर इसको एडजस्ट करना चाहिए। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट एंड जो ट्रेनिंग कर रही है न्यू मशीन्स की वो इंटीग्रेटेड पार्ट होती है कॉस्ट ऑफ दी एसेट परचेज, मतलब कॉस्ट ऑफ दी एसेट्स के अंदर ही ये इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग की हमको कॉस्ट को लगाना पड़ता है। देयरफॉर इवन इफ़ द डिटेल्स आर अवेलेबल, इस वजह से अगर डिटेल अवेलेबल होती है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड तो ये प्रूफ हो जाता है कि सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड पे, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड पर सर्कमस्टेंसेस हैं। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन, इसी वजह से जो इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग की कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा कब, 21-22 के अंदर। इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। कंपनी XYZ लिमिटेड फॉर्म कर रही है टू सिक्योर द टेंडर्स फ्लोटेड बाय द टेलीकॉम कंपनी फॉर द पब्लिकेशंस ऑफ द टेलीफोन डायरेक्टरीज। It backed the tender for publishing the directories for the Pune circle for the 5 years. It made the profit 21-22, 22, 23, 24, 25. It bid in the tender for the publications of the directories for the other circles like the Nagpur, Nasik, Mumbai, Hyderabad, but as per the result declared on the 23 April 2005, company failed to back any of these
it only activities till the date of the publications of the Pune directory. The contract for the publications of the directories for the Punes will expire on 31 December 2005. The financial statement for the financial year 2024-25 has been approved by the board of directors 10 July 2005. whether it appropriate to prepare the financial statement on the going concern basis, क्या कंपनी को अभी गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर अपना अकाउंटिंग करना चाहिए विद द रिगार्ड्स टू द गोइंग कंसर्न बेसिस. गोइंग कंसर्न को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पैरा 14 और 15 के हिसाब से इंडिया स्टैंड क्या बताता है हमको. तो एंड एंटिटी शैल नॉट प्रिपेयर, एंटिटी को प्रिपेयर नहीं करना है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के बेसिस पे अगर मैनेजमेंट ये डिटरमाइन करता है कि आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, या तो आइदर दैट इट इंटेंड टू लिक्विडेट, या तो कंपनी लिक्विडेट होना चाहती है, यानी मैनेजमेंट अगर इंटेंट करता है लिक्विडेट मतलब बंद कर देनी है कंपनी को, और सीजेस द ट्रेडिंग मतलब कि उसका जो भी ट्रेडिंग है उसको बंद कर देना है, या तो दैट इट हैज़ नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव टू डू सो, मतलब अभी कुछ बचा ही नहीं है, अब तो बंद करनी ही पड़ेगी. डिटोरिएशन इन द ऑपरेशन रिजल्ट, मतलब जो ऑपरेटिंग रिजल्ट जो है वो डिक्रीज होते जाता है, डिटोरिएट होते जा रहे हैं. एंड जो फाइनेंशियल पोजीशन है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ये इंडिकेट करता है कि कंसिडर करने की ज़रूरत है वेदर क्या गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है या नहीं है. अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन लॉन्गर अप्रोप्रिएट नहीं है तो जो इफ़ेक्ट है उसकी वो परवेजिव है. दैट द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड अ फंडामेंटल चेंज इन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग, मतलब अगर गोइंग कंसर्न खतरे में है तो हमको अकाउंटिंग को चेंज करना पड़ेगा रेदर देन एडजस्टिंग टू द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ओरिजिनल बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग. मतलब कि जो ओरिजिनल बेस ऑफ द अकाउंटिंग जो फंडामेंटली हम लोग करते जा रहे हैं उसको हमको चेंज करना पड़ेगा और लिक्विडेशन बेसिस पे लाना पड़ेगा. इन अकॉर्डेंस विद द अबाउ द एंटिटीज़ नीड टू चेंज, इस वजह से एंटिटी को चेंज करना पड़ेगा उसकी अकाउंटिंग बेसिस को. अगर इफेक्ट जो होती है वो डिटोरिएट हो रही है ऑपरेटिंग रिजल्ट के अंदर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, वो परवेजिव भी है. मैनेजमेंट या तो डिटरमाइन करके बैठी है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आइदर कि उसको लिक्विडेट कर देनी है एंटिटी को, या तो उसके ऑपरेशंस को मतलब जो उसके ट्रेडिंग है उसको सीज़ कर देनी है, या तो अगर कोई ऑल्टरनेटिव बचा नहीं है इसके अलावा तो इन दैट इंस्टेंट केस उस केस इन द इंस्टेंट केस जो अभी का केस है उसके अंदर सिंस द कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर हो रहा है 31 मार्च 2005 को एक्सपायर हो रहा है एंड इट कन्फर्म्ड ऑन द 23 अप्रैल 2005, मतलब 23 अप्रैल 2005 के अंदर. आप 5 पढ़ो 25 पढ़ो एक ही है. दैट इज़ आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड के बाद लेकिन अप्रूवल से पहले. नो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट इज सिक्योर्ड, कोई भी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट इसके पास है नहीं. यहाँ पर इम्प्लाइड किया जाता है कि जो एंटिटी का ऑपरेशन है वो एक्सपेक्टेड टू कम टू एंड एट द 31 दिसंबर 2025, मतलब कि कंपनी का जो इट इम्प्लाइज दैट, मतलब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो ऑपरेशंस है वो कब 31 दिसंबर 2025 के दिन पे ख़त्म हो जाएंगे. अकॉर्डिंगली इफ़ द एंटिटीज़ ऑपरेशंस आर एक्सपेक्टेड टू कम टू एंड, मतलब कि एंटिटी के ऑपरेशंस अभी बंद होने पे आ रहे हैं तो द एंटिटी नीड टू मेक द जजमेंट, एंटिटी को अपना जजमेंट बनाना पड़ेगा वेदर इट एनी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज़ टू कंटिन्यू और नॉट, क्या एंटिटी अभी कंटिन्यू रहना चाहती है या नहीं. इन केस द एंटिटी डिटरमाइंड, अगर एंटिटी डिटरमाइन कर देती है कि इट हैज़ नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव टू कंटिन्यू द बिजनेस, अगर एंटिटी के पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है बिजनेस को कंटिन्यू रखने का, तो प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 24-25 का होगा एंड देयर आफ्टर उसके बाद वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनेगा, गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा उसके अंदर. इलस्ट्रेशन कौन सा था ये 8 था, इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं. इन द प्लांट ऑफ द PQR लिमिटेड देयर वॉज अ फायर, आग लग गई 10 मई 2021 के अंदर इन विच द एंटायर प्लान वॉज डैमेज, जो एंटायर प्लांट था वो डैमेज हो गया और लॉस 40 लाख का एस्टिमेट किया जा रहा है. जो क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनी का वो फाइल्ड किया गया है लेकिन रिकवरी सिर्फ 27 लाख की हो रही है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 को अप्रूव किया जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा 12 जून 2021 के दिन. बताइए कैसे इसको डिस्क्लोज करके बताएंगे आप लोग. इन द इंस्टेंट केस, अभी जो केस दिया गया है उसमें जो फायर है वो कब प्लेस हो गई है आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड के बाद फायर लग गई है. ये क्या है नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है, लेकिन अकॉर्डेंस विद द पैरा 21 इंडेस 10 के हिसाब से जो डिस्क्लोजल्स होता है मटेरियल, अगर नॉन एडजस्टमेंट इवेंट होते हैं
तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोजर देना पड़ता है। अगर ऐसे कोई नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स होते हैं जो कि मटेरियल है एंड आफ्टर कब हो रहे हैं, आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड हो रहे हैं, तो उसका क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोजर देना पड़ता है। डेट इज़ इन द नेचर ऑफ द इवेंट एंड द एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द सेम, मतलब किस नेचर का वो इवेंट है और उसकी एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगी with regards to the going concern basis followed for the preparation of the financial statement। जो भी going concern basis के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जा रहा है, द कंपनी नीड टू डिटरमाइन, कंपनी को इसको देखना पड़ेगा कि क्या ये अप्रोप्रिएट रहेगा प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर, सिंस देयर इज ओनली वन प्लांट, एक ही प्लांट है विच हैज़ बिन डैमेज ड्यू टू द फायर, सिर्फ एक ही प्लांट है जो डैमेज हो रहा है फायर की वजह से। इसकी इफेक्ट क्या डिटोरिएशंस इन द ऑपरेशंस पे जन्म दे रही है, रिजल्ट द फाइनेंशियल पोजीशंस इज़ सो परवेजिव, और उसका रिजल्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा है, परवेजिव है, दैट द मैनेजमेंट डिटरमाइंड, और मैनेजमेंट ये क्या डिटरमाइन कर रही है कि रिपोर्टिंग पीरियड जो है आइदर इंटेंडेड टू लिक्विडेट, मतलब कि कंपनी को लिक्विडेट कर देना है या तो सीज कर देना है इसके ट्रेडिंग को, या तो कोई ऑल्टरनेटिव रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव बचा नहीं है ये करने से। प्रिपरेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑन द गोइंग कंसर्न अजम्पशन मे नॉट बी अप्रोप्रिएट, अगर 2021 को अजम्पशंस गोइंग कंसर्न के अजम्पशंस पे प्रिपेयर किया जाएगा तो वो अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। इस केस के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको प्रिपेयर किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस अदर देन द गोइंग कंसर्न, अदर देन गोइंग कंसर्न के बेसिस पे यहाँ पर हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। हाउएवर इफ़ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज़ कंसिडर्ड टू बी अप्रोप्रिएट, लेकिन अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट रहता है फायर के बाद भी, तो कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं। एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर कर रही है डिविडेंड 15 जुलाई 2022 के दिन, जो रिजल्ट कर रहा है 21-22 का डिविडेंड है वो, एज वेल एज द क्वार्टर वन एंडिंग 30 जून 2022 आर बेटर देन द एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्टेड किया गया था इस क्वार्टर का, वो क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा ही आया है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी अप्रूव किया जा रहा है 20 जुलाई 2022 के अंदर, तो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2022 का है। विल द डिविडेंड बी अकाउंटेड, क्या डिविडेंड अकाउंटेड किया जाएगा फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर, या तो क्या इसको अकाउंट किया जाएगा इन द ईयर 21-22 के अंदर। जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है वो ईयर कौन सा है, 22-23 का है, लेकिन जो ऑब्लिगेशंस ऑफ द डिविडेंड्स जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब 31 मार्च 2022 के अंदर कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है डिविडेंड की, देयरफॉर इट विल बी अकाउंटेड फॉर द ईयर 22-23 एंड नॉट इन द 21-22, इसलिए इसको अकाउंट कब किया जाएगा, 22-23 के अंदर किया जाएगा, ना कि 21-22 के अंदर किया जाएगा। इवन इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द 21-22 वर अप्रूव्ड, भले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21-22 की अप्रूव्ड हो गए हैं आफ्टर द डिक्लेरेशंस ऑफ द डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद भी इट विल हाउएवर बी डिस्क्लोज, लेकिन जो 21-22 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके अंदर डिस्क्लोजर तो देना पड़ेगा नोट्स के अंदर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इन अकॉर्डेंस विद द इंड AS 1 के हिसाब से। इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं, क्या ट्रीटमेंट रहेगी डिविडेंड डिक्लेयर की रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लेकर आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, लेकिन बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड फॉर द इश्यू ऑफ द ईयर 21-22, वेदर जो इंड AS है 10 क्या वो प्रिस्क्राइब करता है कोई ट्रीटमेंट इन सच डिविडेंड को लेकर। AS पैरा 12 ऑफ इंड AS 10 प्रिस्क्राइब करता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिविडेंड डिक्लेरेशंस को लेकर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टू द होल्डर्स ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अगर एंटिटी डिक्लेयर करती है डिविडेंड होल्डर्स को ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, जो कि डिफाइन किया गया है इंड AS 32 फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशंस के अंदर, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड द एंटिटी शैल नॉट रिकॉग्नाइज, एंटिटी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी इस डिविडेंड को एज अ लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। हाउएवर, लेकिन इंड AS 10 के हिसाब से नॉट प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द डिविडेंड डिक्लेयर्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लेकिन अगर ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, अगर उसका डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है तो उसकी कोई ट्रीटमेंट इंड AS 10 के अंदर दिखाई नहीं गई है एज पर द प्रिंसिपल ऑफ द इंड AS 32। इंड AS 32 के प्रिंसिपल के हिसाब से, जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशंस का बात की जा रही है, अ प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड करता है मैंडेटरी रिडम्पशन बाय द इश्यूअर्स फॉर अ फिक्स्ड या तो डिटर्मिनेबल अमाउंट एट द फिक्स्ड और द डिटर्मिनेबल फ्यूचर डेट, और gives the holder the right to require the issuers to redeem the instrument at or
after the particular date for the fixed or the determinable amount is the financial liability. मतलब कि अगर कुछ कन्वर्जन हो रहा है या तो अगर कुछ फाइनेंशियल डेट फ्यूचर की डेट के अंदर कुछ चीज़ सर्टेन है कि देनी है तो फिर वो क्या हो जाएगी, कंपनी की फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी. दस द डिविडेंड पेमेंट टू सच प्रेफरेंशियल्स, इसीलिए जो डिविडेंड पेमेंट उन प्रेफरेंशियल्स को लेकर रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज एन एक्सपेंस इन द सेम वे इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड. मतलब जैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड की ट्रीटमेंट देते हैं उसी हिसाब से इसकी भी ट्रीटमेंट दी जाएगी. सिंस द इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द टाइमली बेसिस, जैसे हम लोग इंटरेस्ट को टाइमली बेसिस पे चार्ज करते हैं वैसे ही इसकी भी ट्रीटमेंट इसके हिसाब से दी जाएगी. द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड रिगार्डिंग द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड नॉट रिलेवेंट फॉर इट्स रिकॉग्निशन. मतलब कि इंड एस 10 के अंदर जो रिक्वायरमेंट दी गई है उसमें डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड रिलेवेंट नहीं होता रिकॉग्नाइजेशन के अंदर, क्योंकि कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं होती. इसलिए टेस्ट योर नॉलेज देखते हैं. द AGM ऑफ द ABC लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 हेल्ड किया गया था 10 जुलाई 2022 के दिन. जो बोर्ड मीटिंग है उसको कंडक्ट किया गया था 15 मई 2022 के दिन. मीनवाइल जो कंपनी है उसने डिस्क्लोज किया है सर्टेन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 सेबी को एज पर द सेबी रेगुलेशन, जो कि 20 अप्रैल 2022 के दिन सेबी को बताई है. सिंस the certain financial information pertaining to the year ended 31st of March 2022 is submitted. जो 31st of March 2022 के दिन जो certain informations थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो सेबी को बता दी गई है, सबमिट कर दी गई है. लेकिन ये कब किया गया था? बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड. बोर्ड की अप्रूवल से पहले किया गया था. मैनेजमेंट इज सजेस्टिंग दैट द 20 अप्रैल 2022 शैल बी कंसिडर्ड एज द आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड डेट. मैनेजमेंट को लगता है कि जो 20 अप्रैल 2022 मतलब जिस दिन सेबी को सबमिट की थी डिटेल्स वो क्या है, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है. वेदर द मैनेजमेंट क्या मैनेजमेंट जो है वो इस व्यू के अंदर करेक्ट है अकॉर्डिंग्स विद द गाइडलाइंस ऑफ द इंड AS 10 के हिसाब से. AS 10 के हिसाब से इफ़ द पार्टियल इन्फॉर्मेशन, अगर पार्टली इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिश्ड हो गई है द रिपोर्टिंग पीरियड विल बी कंसिडर्ड एज द पीरियड बिटवीन. तो उस केस के अंदर जो रिपोर्टिंग पीरियड है उसको कौन सा पीरियड माना जाएंगे? तो एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से लेके डेट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक का पीरियड को हम लोग क्या मानेंगे? रिपोर्टिंग पीरियड मानेंगे. इन द अबाउ केस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या मानेंगे हम उसको? रिपोर्टिंग नहीं, यहाँ पर एंड ऑफ द रिपोर्टिंग, यहाँ पर हम लोग किसको मानेंगे? रिपोर्टिंग पीरियड विल बी कंसिडर्ड एज द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा होगा? तो एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से लेके डेट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक का. इन द अबाउ केस के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 21-22 का है वो अप्रूव कब हो रहा है? 15 मई 2022 के दिन अप्रूव हो रहा है. इसीलिए तो जो पर्पज़ है इंड AS 10 का आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड वुड बी द पीरियड बिटवीन द 31 मार्च 2022 से लेके 15 मई 2022 तक का. कितना होगा? 31 मार्च 2022 से लेकर 15 मई 2022 तक का रिपोर्टिंग पीरियड होगा. क्योंकि बोर्ड ने मीटिंग कब कंडक्ट की थी? 15 मई 2022 को. इसीलिए इतनी ही पीरियड का रिपोर्टिंग होगा. ABC लिमिटेड इज़ इन द लीगल सूट अगेंस्ट द GST डिपार्टमेंट. ABC लिमिटेड ने लीगल सूट फाइल कर दिया है GST डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में. द कंपनी गेट द कोर्ट ऑर्डर इन इट्स फेवर. कंपनी को उसके फेवर में कोर्ट ऑर्डर मिल गया है 15 अप्रैल 2022 के अंदर. वाइल रिजल्टिंग इनटू द रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी एज ऑन द 31 मार्च 2022. टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो गई है 31 मार्च 2022 के अंदर. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 का वो अप्रूव किया जा रहा है बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर के द्वारा 15 मई 2022 को. जो मैनेजमेंट है वो कंसिडर नहीं कर रही है कि इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन एज एन इवेंट ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि मैनेजमेंट को लगता है फेवरेबल कंडीशन है इसके लिए वो इसलिए वो इसको कंसिडर नहीं करना चाहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21-22 के अंदर. द कंपनीज व्यू इज़ दैट फेवरेबल इवेंट के हिसाब से जो कंपनी का व्यू है कि रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर हम इसको कंसिडर ना करें, क्या ये हैम्पर कर रहा है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग को? कमेंट करके बताइए कंपनीज का व्यूज़ इन द लाइट्स ऑफ द इंड AS 10 के हिसाब से. तो इंड AS 10 के हिसाब से जो फेवरेबल इवेंट होता है उसको भी कंसिडर किया जाता है. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ वेदर द कंडीशंस एग्जिस्ट. क्या इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है एज द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड देयर इज़ एन एविडेंस फॉर द सेम, और क्या एविडेंस मिला है उसका. ABC लिमिटेड
ट्रेडर है, लैपटॉप्स ट्रेड करती है वो। ऑन 31 मार्च 2022 कंपनी के पास 50 लैपटॉप पड़े हैं जिसकी परचेस कितनी है, 45,000 ईच की है। जो कंपनी है वो कंसिडर कर रही है सेम परचेस कैलकुलेशन ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंटरी वैल्यूएशन, मतलब परचेस को क्लोजिंग इन्वेंटरी वैल्यूएशन के अंदर रखा जा रहा है। 15 अप्रैल 2022 के अंदर एडवांस वर्जन जो है सेम, इसका जो एडवांस वर्जन सीरीज़ है लैपटॉप का वो इंट्रोड्यूस हो गया मार्केट के अंदर। उस वजह से जो प्राइस है करंट लैपटॉप की वो 35,000 ही हो गई है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21-22 का है वो अप्रूव किया जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा 15 मई 2022 को। जो कंपनी है वो वांट नहीं करना चाहती वैल्यू करने के लिए 35,000 लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल्स एज एन इवेंट ऑफ रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस, मतलब कंपनी अपनी सेलिंग प्राइस को कम करना नहीं चाहती है, मतलब इन्वेंटरी के अंदर कम दिखाना नहीं चाहती है। आफ्टर द 31 मार्च 2022 एंड रिडक्शन इन द प्राइस वन नॉट एप्लीकेबल एज ऑन 31 मार्च 2022। कंपनी बोल रही है कि रिडक्शन इन द प्राइस एप्लीकेबल नहीं है 31 मार्च 2022 का। कमेंट करके बताइए इन द व्यूज़ ऑफ द कंपनी। तो एज़ पर द इंड AS 10 के हिसाब से जो डिक्रीज़ हो रहा है इन द NRV ऑफ द स्टॉक आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड शुड नॉर्मली भी कंसिडर्ड। ये जो डिक्रीज़ है इसको कंसिडर करना पड़ेगा और ये एडजस्टिंग इवेंट है, एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा इसके अंदर। इसके बाद देखते हैं फोर्थ, XY लिमिटेड टुक अ लार्ज साइज ऑफ द सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। XYZ लिमिटेड को लार्ज साइज सिविल कॉन्ट्रैक्ट मिला है फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसकी वैल्यू 200 करोड़ है। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग द 21-22। एग्जीक्यूशन इसका कब स्टार्ट हो गया 21-22 के अंदर एंड वो कंटिन्यू कब तक रहेगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक रहेगा। एग्जीक्यूशन जो इसका वर्क है वो 29 मई 2022 के अंदर कंपनी ने ये फाइंड आउट किया कि रेजिंग फाउंडेशंस वर्क दैट इट हैड मेट अ रॉक सरफेस, मतलब जब वो ये वर्क कर रही थी तो उसको रॉक सरफेस मिला, मतलब बहुत ही सख्त सरफेस उसको मिला। एंड द कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड गो अप, और इस वजह से जो कॉस्ट है कॉन्ट्रैक्ट की वो बढ़ जाएगी एक्स्ट्रा 50 करोड़ से, विच could not be recoverable from the contractee, और इसको रिकवर नहीं किया जाएगा फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द कंपनी द फाइनेंशियल ईयर एंड कर रही है 31 मार्च 2022 के दिन एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर कंसिडर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल कब मिलेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा 15 जून 2022 के दिन। हाउ विल यू ट्रीट, कैसे आप ट्रीट करोगे अबाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 के अंदर। इन द इंस्टेंट केस, मतलब जो ऊपर दिया गया केस है उसके अंदर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क स्टार्ट कब हो रहा था फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर, और जो रॉकी सरफेस जो है वो एंडिंग रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर ही हमको नोटिस हुई है। दो द एग्जिस्टेंस ऑफ द रॉकी सरफेस इज कन्फर्म, मतलब एग्जिस्टेंट ऑफ द रॉकी सरफेस कब कन्फर्म्ड हुआ, आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। सॉरी, यहाँ पर रिपोर्टिंग पीरियड में नहीं, आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड हमको कन्फर्म हुआ। एज द रिजल्ट ऑफ विच इट बिकम इवेंट, ये जो रिजल्ट है ये एविडेंस बन गया कॉस्ट में एस्केलेरेट, मतलब ये जो कॉस्ट है ये बढ़ जाएगी 50 करोड़ से। इन अकॉर्डेंस विद द डेफिनेशंस ऑफ द इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड के इवेंट की डेफिनेशंस के हिसाब से जो रॉकी सरफेस है उसको रॉकी सरफेस है वॉज देयर, मतलब रॉकी सरफेस है तो कंडीशंस वॉज एग्जिस्टिंग, मतलब रॉकी सरफेस है इसका मतलब कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड पे। देयरफॉर ये एग्जिस्टिंग इवेंट है एंड जो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है एंड जो प्रॉफिट है उसको भी हमको अकाउंटेड करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। ए लिमिटेड जो है वो रिक्वायर्ड कर रही है टू पे द पेनल्टी फॉर द ब्रीच इन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ए लिमिटेड ने कुछ ब्रीच किया है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, उसकी वजह से उसको पेनल्टी लग रही है। ए लिमिटेड बिलीव्स कर रही है कि पेनल्टी पेएबल है लोअर अमाउंट पे देन द डिमांडेड बाय द अदर पार्टी। ए लिमिटेड क्रिएटेड द प्रोविजंस, ए लिमिटेड को ऐसा लगता है कि हमने जो डिमांड मांगी जा रही है अदर पार्टी के द्वारा उससे कम में हम लोग यहाँ पर पेनल्टी को पे करेंगे। ए लिमिटेड क्रिएट कर रहा है प्रोविजन फॉर द पेनल्टी, प्रोविजन बनाया जा रहा है पेनल्टी का, बट ऑल्सो अप्रोच द आर्बिटर with the submissions that the case may be dismissed with the cost। आर्बिटर से आर्ग्यू करने पे ये पता लग रहा है कि जो सबमिशंस है केस का वो डिसमिस हो सकता है विद कॉस्ट, मतलब कॉस्ट आएगी ज़्यादा। ए लिमिटेड प्रिपेयर कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द 21-22 जिसका अप्रूवल मई 2022 के अंदर होना है। दी आर्बिटर इन द अप्रैल 2022, आर्बिटर अप्रैल 2022 के अंदर अवेयर था कि जो केस है वो ए के फेवर में ही आएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ द अवार्ड ऑफ द आर्बिटर, एज अ रिजल्ट ऑफ द अवार्ड ऑफ द आर्बिटर
द प्रोविजंस अर्ली मेड बाय द ए लिमिटेड वॉज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस, उस वजह से ए लिमिटेड ने अपना प्रोविजंस को कम कर दिया. द आर्बिटर ऑल्सो डिसाइडेड द कॉस्ट ऑफ द केस शुड बी बॉर्न बाय द अदर पार्टी, जो कॉस्ट होगा केस का वो भी जो अदर पार्टी जिसने केस किया है उसके ऊपर ही लगेगा. नाउ वेदर द ए लिमिटेड इज़ रिक्वायर्ड टू रीमेजर इट्स प्रोविजंस, क्या ए लिमिटेड को रिक्वायर्ड है कि वो रीमेजर करे उसके प्रोविजंस को, एंड व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगी. कॉस्ट विल बी रिकवर्ड बाय द ए लिमिटेड, अगर कॉस्ट को रिकवर किया जाता है ए लिमिटेड के द्वारा तो विच हैज़ ऑलरेडी बीन चार्ज टू द स्टेटमेंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंस के तौर पे उसको अभी से दिखा दिया गया है 21-22 के अंदर, तब क्या रहेगी. तो इन द इंस्टेंट केस के अंदर ए लिमिटेड का अप्रोच आर्बिटर का बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड के पहले हु डिसाइडेड द अवार्ड आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब अवार्ड कब आ रहा है, एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड पे आ रहा है, लेकिन बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द इश्यू. अकॉर्डिंगली तो कंडीशन है वो एग्जिस्ट कर रही है एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज द ए लिमिटेड हैड अप्रोच that the arbiter before the end of the reporting period whose outcomes has been confirmed by the award of the arbiter. मतलब कि जो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे, बिकॉज ए लिमिटेड जो है उसने अप्रोच किया था आर्बिटर को बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से पहले ही अप्रोच कर लिया था, इसलिए जो आउटकम उसका था वो कन्फर्म्ड हो गया था आर्बिटर के द्वारा. देयरफॉर इट इज़ एन एग्जिस्टिंग इवेंट, इस वजह से ये एग्जिस्टिंग इवेंट होगा. अकॉर्डिंगली द मेजरमेंट ऑफ द प्रोविजन जो रिक्वायर्ड है एडजस्ट करने के लिए फॉर द इवेंट अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, इसीलिए तो हमको जो भी एडजस्टमेंट करना होगा इवेंट का जो कि अक्कड़ हो रहा है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, उसका हमको कब कर देना पड़ेगा, उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कर देना पड़ेगा. एज फार एज द रिकवरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ बाय द ए लिमिटेड, जो ए लिमिटेड की रिकवरी ऑफ द कॉस्ट है फ्रॉम द अदर पार्टी इज कंसर्न, जो राइट टू रिकवर द कंटिजेंट असेट एज एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब जो राइट टू रिकवर है कंटिजेंट असेट, जो कंसिडर एसेट का राइट है वो उसको मिलने वाला है रिपोर्टिंग पीरियड पे. तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एज फार एज द रिकवरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ए लिमिटेड फ्रॉम द अदर पार्टी इज कंसर्न, जो राइट टू रिकवरी ऑफ द कंटिजेंट एसेट है एज एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, तो इसको भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा, इसको भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. एज पर द पैरा 35 ऑफ द इंड AS 37 के हिसाब से जो कंटिजेंट एसेट्स होती है उसको असेस्ट किया जाता है कंटिन्यूली, ताकि इंश्योर किया जा सके कि डेवलपमेंट अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट कर रहा है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. अगर इट बिकम वर्चुअल, अगर ये वर्चुअली सर्टेन है कि इनफ्लो होने वाला है इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज का, तो जो असेट्स है एंड जो रिलेटेड इनकम है उसको रिकॉग्नाइज करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑफ दी पीरियड इन विच द चेंजेस इज अकर्ड, मतलब ये जो भी हमको मिलने वाला है इसको हमको इनकम के तौर पर बताना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियड के अंदर जब चेंजेस अकर्ड हो रहा है तब. इफ़ इनफ्लोज ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट हैज़ बिकम प्रोबेबल, अगर इनफ्लो प्रोबेबल है मतलब आने वाला प्रोबेबिलिटी है उसकी इनफ्लो की, एंड एंटिटी डिस्क्लोज द कंटिजेंट असेट, तो एंटिटी को इसको एज अ कंटिजेंट असेट दिखा के रखना पड़ेगा. ऑन द बेसिस ऑफ द अबाव के बेसिस के ऊपर कंटिजेंट असेट शुड बी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड. इस वजह से जो कंटिजेंट असेट है उसको हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा फाइनेंशियल पीरियड के अंदर, इन विच यहाँ पर रियलाइजेशन ऑफ द असेट्स एंड द रिलेटेड इनकम्स बिकम वर्चुअली सर्टेन. जहाँ पर हम ये कब करेंगे, जहाँ पर सर्टेनिटी होगी तब रियलाइजेशन ऑफ द असेट्स एंड द रिलेटेड इनकम बिकम वर्चुअली सर्टेन. इन द इंस्टेंट केस के अंदर जो रिकवरी है कॉस्ट की वो सर्टेन है जब आर्बिटर डिसाइड करेगा अवार्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23. अकॉर्डिंगली जो रिकवरी ऑफ द कॉस्ट है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा हमको किसके अंदर, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर.